सुबह का समय था। एक महिला दूध वाली के भेष में अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर दूध के ड्रम बांधकर धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रही थी। देखने वाला कोई भी उसे एक साधारण महिला ही समझता, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वह दरअसल एक तेजतर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी थी। वह जानबूझकर उस इलाके में पहुंची जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। वहां तैनात दरोगा साहब अपनी वर्दी के घमंड में हर गुजरने वाले वाहन को रोककर चालान काटने का डर दिखाकर रिश्वत वसूल रहे थे। जैसे ही दरोगा की नजर इस दूध वाली महिला पर पड़ी, उसने बाइक रोक ली और कड़क आवाज में बोला, ओए रुको, यह कैसी बाइक चला रही हो? नंबर प्लेट टूटी हुई है, इंडिकेटर नहीं, हेलमेट भी नहीं पहना, तुम्हारा चालान कटेगा। दूध वाली के भेष में आईपीएस अधिकारी बोली, सा, मैं बहुत गरीब औरत हूं, रोज दूध बेचकर जैसे तैसे गुजारा करती हूं, मेरे पास चालान भरने के पैसे नहीं है। यह सुनकर दरोगा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, गरीब है तो क्या हुआ? अगर चालान नहीं कटवाना चाहती तो एक काम कर, जल्दी से कुछ खर्चा पानी दे दे। हमारी जेब गर्म कर, नहीं तो हमें तेरा चालान काटना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने महिला की बाइक की चाबी निकाल ली। आईपीएस अधिकारी ने फिर गुजारिश की, साहब, कृपया मुझ पर रहम कीजिए, मैं सचमुच गरीब हूं, दूध बेचकर ही अपने बच्चों का पेट पालती हूं। लेकिन दरोगा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड्ढा रहा। अब सवाल यह था कि आखिर एक महिला आईपीएस अधिकारी को दूध वाली का भेष बनाकर वहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? यहां ऐसा बड़ा कांड हुआ था जिसकी वजह से एक महिला आईपीएस अधिकारी ने यह रूप धारण किया था? और अब आगे जो होने वाला था वह भी बड़ा हैरान कर देने वाला था। जब इसकी पूरी कहानी सामने आएगी तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, यह वाकई हर किसी को हैरान कर देने वाली घटना है। तो इस पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को जान दे साथ दिलचस्प और दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। शहर से करीब 50 की मी दूर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव की हवा में मेहनत की खुशबू और खेतों की मिट्टी की महक घुली रहती थी। इसी गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी पूरी दुनिया उसकी छोटी सी जमीन और उसकी सब्जियों की खेती थी। इस साल लौकी की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रामलाल ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक पुराना खटारा सा टेमो खरीदा था, ताकि अपनी सब्जियां सीधे शहर की मंडी में बेच सके और 2 पैसे ज्यादा कमा सके। उसे अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे। उस रात रामलाल ने अपने बेटे के साथ मिलकर टेमो में ताजी लौकियां ला दी। उसके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। उसने अपने बेटे से कहा, देखना बेटा, इस बार मंडी में अच्छा भाव मिलेगा। तेरी बहन के लिए एक सोने की बाली तो बन ही जाएगी। बाप बेटे रात के 2:00 बजे घर से निकले ताकि सुबह सुबह मंडी पहुंच सके। गांव से शहर को जोड़ने वाला हाईवे सुनसान था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दूर से एक बैरिकेड और पुलिस की बत्तियां जलती बुझती दिखाई दी। यह हाईवे पर बना एक अस्थायी चेकपोस्ट था। टेमो जैसे ही पास पहुंचा, एक हवलदार ने हाथ दिखाकर उसे किनारे लगाने का इशारा किया। टेमो से उतरकर रामलाल एक मोटे से दिखने वाले दरोगा के पास पहुंचा। दरोगा का नाम था बलबीर सिंह। वह अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे किसी सल्तनत का बादशाह हो। बलबीर ने पान चबाते हुए पूछा, हाँ भाई, कहाँ जा रहा है रात में? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मंडी जा रहा हूं, सब्जी ले जा रहा हूं बेचने।
बलबीर ने टेमो को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे एक्सरे मशीन हो जो सीधे सामने वाले की जेब का वजन तोड़ लेती थी। कागज दिखा गाड़ी के। रामलाल ने कांपते हाथों से कागजात दिखाए। कागज पूरे थे, फिर भी बलबीर का मन नहीं भरा। अरे तेरी गाड़ी की हेडलाइट ठीक से नहीं जल रही, पीछे का इंडिकेटर टूटा हुआ है, ओवरलोडिंग अलग से कर रखी है, इसका तो भारी चालान कटेगा। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकार ऐसा मत कहो, मैं गरीब आदमी हूं, पहली बार अपनी गाड़ी लेकर शहर जा रहा हूं, बेटी की शादी करनी है, चालान भरूंगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। वह लगभग गिड़गिड़ाने लगा। बलबीर सिंह हंसा। उसकी हंसी में दया नहीं बल्कि एक शिकारी की क्रूरता थी। देख बुड्ढे, हम भी यहां मच्छर मारने के लिए नहीं बैठे, कुछ सेवा पानी कर और निकल यहां से, नहीं तो गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी सुबह तक। सेवा पानी का मतलब रामलाल को पता था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। बेटी की बाली के लिए जोड़े हुए 500 के कुछ नोट थे। उसने डरते डरते 500 का एक नोट निकालकर बलबीर की तरफ बढ़ाया। बलबीर ने नोट को ऐसे देखा जैसे कोई भीख देख रहा हो। उसने जोर से हवलदार को आवाज लगाई, ओए श्यामू, जरा इनकी गाड़ी को साइड में लगवा दे, लगता है इन्हें सुबह का सूरज यहीं से देखना है। रामलाल समझ गया। उसने अपनी सारी हजार पांच भे हिम्मत बटोरकर शायद 1000 और निकाले और दरोगा के हाथ में रख दिए। उसकी आंखों में आंसू थे या पैसे उसकी बेटी के सपनों के थे। बलबीर ने पैसे अपनी जेब में रखे और बोला, चल ठीक है, अब दफा हो जा यहां से, और आइंदा याद रखना इस रास्ते का टैक्स टाइम पर पहुंचना चाहिए। जब तक रामलाल मंडी पहुंचा, सुबह के 8:00 बज चुके थे। गर्मी और देरी की वजह से आधी से ज्यादा लौकियां पीली पड़ चुकी थी, नरम हो गई थी। उन्हें औने पौने दाम में बेचना पड़ा, जो हजारों का मुनाफा होना था उसकी जगह नुकसान हो गया। रामलाल घर तो लौट आया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं हाईवे पर मर चुकी थी। उस पर पहले से ही कर्ज था। यह नुकसान उसे तोड़ गया। कुछ दिन बाद गांव वालों को खबर मिली कि रामलाल ने अपने ही खेत में पेड़ से लटक कर जान दे दी है। यह खबर जब अखबार के एक छोटे से कोने में छपी तो शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो, लेकिन यह खबर एसपी ऑफिस की एक फाइल में लगकर आईपीएस ऑफिसर कविता सिंह की टेबल पर पहुंच गई। कविता सिंह अपने नाम की तरह नहीं थी। वह कविता की तरह कोमल नहीं बल्कि फौलाद की तरह सख्त थी, खासकर जब बात वर्दी और उसके फर्ज की आती थी। वह एक छोटे से गांव से पढ़ लिख कर यहां तक पहुंची थी और उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। रामलाल की फाइल पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगारे दहक रहे थे। उसने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर राजेश शर्मा को अपने केबिन में बुलाया। शर्मा, यह फाइल पढ़ो। यह सिर्फ एक किसान की आत्महत्या नहीं है, यह एक मर्डर है जिसे हमारे ही डिपार्टमेंट के कुछ कीड़ों ने अंजाम दिया है। कविता की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। शर्मा ने फाइल पढ़ी, उसका भी खून खौल गया। मैडम, यह तो रोज की कहानी है। उस हाईवे पर बलबीर सिंह और उसकी टीम ने उगाही का बाजार लगा रखा है। ट्रक वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, कोई भी बिना टैक्स दिए वहां से गुजर नहीं सकता। कविता ने पूछा, शिकायत क्यों नहीं करता कोई? कौन करेगा मैडम? जो गरीब हैं वह डरते हैं, और जो बड़े ट्रक वाले हैं वह सोचते हैं कि 1500 देकर झमेला से बचना ही ठीक है। बलबीर के ऊपर भी किसी बड़े अफसर का हाथ बताया जाता है। कविता ने कुछ देर सोचा। उसकी नजरें सामने दीवार पर लगे अशोक स्तंभ पर टिकी थी। अगर सिस्टम के अंदर का कीड़ा सिस्टम से नहीं निकलता तो हमें खुद सिस्टम से बाहर जाकर उसे पकड़ना होगा। मतलब मैडम शर्मा को समझ नहीं आया। मतलब यह कि अब मैं खुद इस खेल में उतरूंगी। एक स्टिंग ऑपरेशन होगा, लेकिन कोई कैमरा नहीं, कोई माइक नहीं। मैं खुद सबूत बनूंगी। कविता ने पूरा प्लान बनाया।
वह जानती थी कि अगर वह एक ऑफिसर बनकर जाती तो बलबीर जैसे लोग तुरंत सतर्क हो जाते। उसे उनके जैसा ही बनना था। उनमें से एक 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 आम, लाचार और आसान शिकार। अगले 2 दिन तैयारी में गुजर गए। एक बहुत पुरानी खट्टारा सी मोटरसाइकिल का इंतजाम किया गया। उस पर दूध वाले इस्तेमाल करते हैं वैसे बड़े बड़े एल्यूमिनियम के ड्रम बांधे गए। कविता ने अपनी अलमारी से सबसे पुरानी और फीके रंग की साड़ी निकाली। उसने अपने बाल बिखरा लिए, चेहरे पर हल्की सी धूल और काली मल्ली, ताकि लगे कि वह धूप और चूल्हे के धुएं में काम करने वाली एक आम देहाती औरत है। जब वह शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसे खुद अपनी पहचान पर शक हो गया। वो आईपीएस कवि का पिता सिंह नहीं बल्कि गांव की कोई कमला लग रही थी जो रोज दूध बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती है। ऑपरेशन की सुबह उसने अपनी टीम को ब्रीफ किया। मैं अकेली जाऊंगी। तुम लोग मुझसे कम से कम 2 किलोमीटर दूर अलग अलग गाड़ियों में सिविल ड्रेस में रहोगे। जब तक मैं सिग्नल ना दूं, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। शर्मा ने चिंता जताई। पर मैडम, यह रिस्की है। कविता मुस्कुराई। रिस्क तो सड़क पार करने में भी होता है शर्मा, लेकिन जब वर्दी का मान दाम पर लगा हो तो हर रिस्क छोटा लगता है। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर शर्मा को दी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी लाचारी होगी। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था। सड़क पर हल्की सी ठंडक थी। कविता अपनी पुरानी बाइक पर दूध के ड्रम बांधकर धीरे धीरे उसी हाईवे पर बढ़ रही थी। बाइक से अजीब सी खटखट की आवाज आ रही थी जो उसके किरदार को और असली बना रही थी। देखने वाला कोई भी उसे एक साधारण दूध वाली ही समझता, लेकिन उस साड़ी के पीछे एक तेज दिमाग और फौलादी इरादे छिपे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने गरीबी और थकान का भाव ओढ़ रखा था। वह जानबूझकर उस इलाके में पहुंची जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। वही चेक पोस्ट था, वही बैरिकेड और वही दरोगा बलबीर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही बलबीर की नजर इस दूध वाली महिला पर पड़ी, उसकी आंखों में वही शिकारी वाली चमक आ गई। एक आसान शिकार उसने हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने बाइक के आगे डंडा कर दिया। कविता ने धीरे से बाइक रोकी। बलबीर अपनी जगह से उठा और अकड़कर बाइक के पास आया। उसने ऊपर से नीचे तक कविता को घोरा। उसकी गंदी नजरें कविता के बदन पर रेंग रही थी, जिससे कविता को घिन आ रही थी। उसे अपना गुस्सा पीने पर बहुत काबू करना पड़ा। शांत रह कविता, तू यहां कमला है, एक बेबस औरत उसने खुद को याद दिलाया। ओए रुको, बलबीर की कड़क आवाज गूंजी। यह कैसी बाइक चला रही हो? नंबर प्लेट टूटी हुई है, इंडिकेटर नहीं जल रहा, हेलमेट भी नहीं पहना। कहां से आ रही है? कविता ने बाइक से उतरकर घूंघट थोड़ा और नीचे किया और डरी हुई आवाज में बोली, साहब, पास के गांव से आ रही हूं, शहर में दूध देने जा रही हूं। उसकी आवाज में उसने जानबूझकर एक कंपन पैदा किया था। बलबीर ने रोप जमाते हुए कहा, दूध देने जा रही है या लोगों को मारने जा रही है? इस खटारा गाड़ी से किसी को ठोक दिया तो तुम्हारा तो चालान कटेगा पूरे 5,000 का। यह सुनकर कविता ने मानो आसमान सिर पर उठा लिया। उसने हाथ जोड़ ली और उसकी आंखों में सचमुच की बेबसी उतर आई। नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत करो। मैं बहुत गरीब औरत हूं साहब। रोज दूध बेचकर जैसे तैसे बच्चों का पेट पालती हूं। मेरे पास चालान भरने के पैसे कहाँ हैं? घर का किराया देना है, बच्चों की फीस भरनी है। मुझ पर रहम करो साहब। उसने अपने किरदार में रामलाल का दर्द घोल दिया था। वह हर उस गरीब की आवाज बन गई थी जिसे बलबीर जैसे लोग रोज लूटते थे। यह सुनकर बलबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि यह औरत उसकी सत्ता को चुनौती दे रही है। उसने चिल्लाकर कहा, गरीब है तो क्या हुआ? कानून तो सबके लिए बराबर है। सरकार ने नियम बनाए हैं
तो क्या हम यहाँ मजाक करने के लिए बैठे हैं? फिर वह थोड़ा रुका, अपनी आवाज धीमी की और मक्कारी से बोला, देख मैं भी समझता हूं, तू भी परेशान है। अगर चालान नहीं कटवाना चाहती तो एक काम कर, जल्दी से कुछ खर्चा पानी दे दे, हमारी भी जेब गर्म कर, हम भी तुझे जाने देंगे, नहीं तो हमें तेरा चालान काटना ही पड़ेगा। यह कहते हुए उसने एक बहुत घिनौनी हरकत की। उसने आगे बढ़कर बाइक की चाबी निकाल ली। जब तक हिसाब नहीं होगा, चाबी नहीं मिलेगी। अब खेल असली मोड़ पर आ गया था। कविता को यही चाहिए था, रिश्वत की सीधी मांग। कविता ने फिर से गिड़गिड़ाने का नाटक किया, साहब कृपया मुझ पर रहम कीजिए, मैं सचमुच गरीब हूं, दूध बेचकर ही अपने बच्चों का पेट पालती हूं। आज जो भी कमाऊंगी वह भी आप ले लेंगे तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक पड़े। यह आंसू सिर्फ अभिनय नहीं थे, यह उस दर्द के आंसू थे जो उसे रामलाल और उसके जैसे हजारों लोगों के लिए महसूस हो रहा था। लेकिन दरोगा बलबीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड्ढा रहा। अरे यह रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत कर, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। सीधी बात कर, पैसे दे रही है या तेरी गाड़ी को थाने में बंद करवा दूं? कविता ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली। उसमें कुछ 100 और बहुत सारी चिल्लर थी। उसने कांपते हाथों से 100-200 निकालकर बलबीर की तरफ बढ़ाए। साहब, आज की कमाई में से बस यही है मेरे पास, ये रख लो और मुझे जाने दो। बलबीर ने उन नोटों को ऐसे झटक दिया जैसे वह कागज के टुकड़े हो। छड़ दो 100, यह क्या भीख दे रही है मुझे? तेरी बाइक का चालान 5,000 का है, कम से कम 1,000 तो निकाल, नहीं तो भूल जा अपनी गाड़ी। कविता के अंदर का आईपीएस ऑफिसर अब जाग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने सोचा इसका लालच ही इसे फंसाएगा। बस थोड़ा और साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप चाहे तो यह दूध के ड्रम रख लीजिए, यही मेरी जमा पूंजी है। उसने आखिरी दाम खेला। बलबीर जोर से हंसा। दूध का मैं क्या करूंगा? चल ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूं, ठा 500 निकाल और दफा हो जा। कविता ने सिर झुका लिया, जैसे वह हार मान गई हो। उसने धीरे से कहा, ठीक है साहब, देती हूं। उसने अपनी पोटली फिर से खोली। पैसे निकालने का नाटक करते हुए उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने कंधे से एक खास अंदाज में सरकाया। यह एक सिग्नल था। जैसे ही कविता ने सिग्नल दिया, हाईवे पर दूर खड़ी एक पुरानी वैन और एक कार के दरवाजे खुले। सादे कपड़ों में इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम तेजी से बाहर निकली। उन्होंने पलक झपकते ही चेक पोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया। बलबीर सिंह और उसके हवलदार कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वह गिर चुके थे। बलबीर ने जब अपनी तरफ आते लोगों को देखा तो वह बौखला गया। कौन हो तुम लोग? हटो यहां से, पुलिस के काम में दखल दे रहे हो। तभी उसके सामने खड़ी दूध वाली धीरे से सीधी खड़ी हुई। उसने अपना घूंघट हटाया। उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई। उसकी डरी हुई आंखों में अब फौलादी चमक थी और उसकी कांपती हुई आवाज अब किसी शेरनी की दहाड़ जैसी हो गई थी। दरोगा बलबीर सिंह। कविता की आवाज सुनकर बलबीर के होश उड़ गए। यह वह आवाज नहीं थी जो गिड़गिड़ा रही थी, यह एक ऑफिसर की आवाज थी। आप कौन? बलबीर की जुबान लड़खड़ा गई। कविता ने अपनी साड़ी के अंदर से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसके चेहरे के सामने कर दिया। एसपी कविता सिंह, तुम्हारी जेब गर्म करने आई हूं, निकालो। जितने भी पैसे आज तक गरीबों से लूटे हैं सब निकालो। आईडी कार्ड पर अपना नाम और तस्वीर देखकर बलबीर सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा जो गुस्से से लाल था, अब डर से पीला पड़ गया था। उसके हाथ पैर कांपने लगे।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को वह शदो 100 के लिए बेइज्जत कर रहा था वह खुद डिस्ट्रिक्ट की एसपी है। मैडम, वो तो मैं बस मजाक वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। मजाक कविता गर्जी रामलाल नाम का किसान याद है तुम्हें, जिससे तुमने हाशून्य लूटे थे। तुम्हारी वजह से वह मर गया। यह मजाक था। हजारों गरीब लोग जिन्हें तुम रोज लूटते हो, उनके बच्चों के मुंह से निवाला छीनते हो, वह मजाक है। इंस्पेक्टर शर्मा ने आगे बढ़कर बलबीर की कलाई पकड़ ली और हथकड़ी लगा दी। बलबीर की सारी अकड़ हवा हो गई थी। वह एक कांपते हुए पत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा और कविता के पैरों में पड़ गया। माफ कर दो मैडम, गलती हो गई। मेरे भी बच्चे हैं। कविता ने नफरत से उसकी तरफ देखा। जब तुम रामलाल से पैसे छीन रहे थे, तब तुम्हें उसके बच्चे याद नहीं आए। जब तुम मुझसे मेरे बच्चों का वास्ता छीन रहे थे, तब तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आए। तुम्हारे जैसे लोग इस वर्दी पर एक दाग हैं। टीम ने बाकी हवलदारों को भी पकड़ लिया। बलबीर की जेब से रिश्वत के पैसे बरामद हुए, जिसमें वह शुद्ध 100 भी थे जो कविता ने उसे दिए थे। वह नोट पहले से माफ थे। बलबीर सिंह की गिरफ्तारी एक शुरुआत थी। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने उस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि इस उगाही का मास्टरमाइंड डीएसपी राठौर है और लूटी हुई रकम का बड़ा हिस्सा उसी के पास जाता है। अगले ही दिन कविता सिंह ने अपनी टीम के साथ डीएसपी राठौर के घर और ऑफिस पर छापा मारा। राठौर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके घर से बेहिसाब नकदी और प्रॉपर्टी के कागजात मिले जो उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। जो लोग कल तक बलबीर और राठौर को सलाम करते थे, आज उनकी तरफ देखने से भी कतरा रहे थे। कुछ दिनों बाद कविता सिंह रामपुर गांव गई। वह सीधा रामलाल के घर पहुंची। एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर रामलाल की बूढ़ी पत्नी और उसका जवान बेटा बैठे थे। उनकी आंखों में अब भी वही खालीपन था। कविता ने अपनी ऑफिसर वाली गाड़ी थोड़ी दूर ही रुकवा दी थी। वह पैदल चलकर उनके पास गई। उसने बहुत नरमी से कहा, मैं एसपी कविता सिंह हूं। आपके पति के साथ जो हुआ, उसके गुनहगारों को सजा मिल गई है। रामलाल की पत्नी ने रोते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। क्या इससे मेरा आदमी वापस आ जाएगा मैडम? कविता के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, नहीं मां जी, मैं आपके पति को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन मैं यह वादा कर सकती हूं कि अब इस हाईवे पर कोई दूसरा रामलाल नहीं बनेगा। आपके बेटे की जिम्मेदारी अब हमारी है। इसे पुलिस फोर्स में भर्ती करवाने की प्रक्रिया मैं शुरू करवाऊंगी अगर यह चाहे तो। उस दिन उस छोटे से गांव में सिर्फ न्याय नहीं हुआ था, बल्कि विश्वास की एक नई किरण भी जागी थी। रात में जब कविता अपने ऑफिस में बैठी थी तो उसकी नजर अपनी वर्दी पर पड़ी। इस वर्दी को पहनकर बलबीर सिंह और राठौर जैसे लोग जुल्म करते थे, और इसी वर्दी को पहनकर उसने उन जालिमों को सजा दी थी। उसने सोचा, वर्दी बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं उसे पहनने वाले कुछ लोग, और जब तक उस जैसे ऑफिसर मौजूद हैं, वह इन दागों को धोते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें दूध वाली बनना पड़े या कुछ और। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और सुकून था, एक फर्ज पूरा करने का सुकून। दरोगा बलबीर सिंह और डीएसपी राठौर की गिरफ्तारी को कुछ महीने बीत चुके थे। पूरे जिले में आईपीएस कविता सिंह के नाम की धूम थी। लोग उसे अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक मसीहा की तरह देखने लगे थे। गरीबों के लिए उसके ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। मैडम है तो न्याय मिलेगा, यह बात लोगों के दिलों में घुल गई थी। रामलाल का बेटा मोहन अब पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा चुका था। जब भी वह छुट्टियों में आता तो कविता से जरूर मिलता। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास और वर्दी पहनने का जुनून देखकर कविता को बहुत सुकून मिलता। उसे लगता था कि उसने रामलाल को दिया
अपना वचन पूरा कर दिया है। लेकिन यह शांति एक तूफान से पहले की खामोशी थी। एक सुबह इंस्पेक्टर शर्मा, जो अब कविता का सबसे भरोसेमंद हाथ बन चुका था, एक परेशान चेहरा लेकर उसके केबिन में दाखिल हुआ। मैडम, एक बुरी खबर है, उसने कहा। डीएसपी राठौर के खिलाफ जो सबसे अहम गवाह था, हवलदार श्यामू, उसकी जेल में मौत हो गई है। कविता चौंक गई। श्यामू वही हवलदार था जिसने बलबीर के कहने पर रामलाल का टेमो रुकवाया था और बाद में सरकारी गवाह बन गया था। कैसे? क्या हुआ उसे? प्रशासन कह रहा है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन में था, शर्मा ने बताया, लेकिन उसकी आवाज में शक साफ झलक रहा था। कविता अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी नजरें तेज हो गई। आत्महत्या? एक ऐसा आदमी जो अपनी सजा कम करवाने के लिए सब कुछ सच सच बताने को तैयार था, वह आत्महत्या क्यों करेगा? शर्मा, यह आत्महत्या नहीं, मर्डर है। किसी ने उसे चुप करा दिया है। मुझे भी यही लगता है मैडम। राठौर कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था। उसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। लगता है हमने सिर्फ मकड़ी को पकड़ा है, पूरा जाल अभी बाकी है। कविता को एहसास हो गया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असल में यह तो अब शुरू हुई है। राठौर और बलबीर तो सिर्फ इस मकड़जाल की छोटी छोटी मछलियां थी। असली शिकारी तो अभी भी आजाद घूम रहा था और अपने सुराग मिटा रहा था। कविता ने दृढ़ आवाज में कहा, शर्मा, श्यामू की मौत की फाइल मंगवाओ। हम इस केस की दोबारा चुपचाप जांच करेंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इस बार हमारा सामना किसी दरोगा या डीएसपी से नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी और खतरनाक ताकत से है। जांच शुरू हुई, लेकिन हर तरफ अंधेरा था। जेल के अंदर से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। सब डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारे सबूतों पर पानी फेर दिया हो। एक हफ्ता बीत गया। कविता और शर्मा के हाथ खाली थे। एक रात शर्मा कविता के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ पैकेट था। मैडम, यह श्यामू के घर से मिला है। उसकी पत्नी ने बताया कि श्यामू ने मरने से कुछ दिन पहले यह उसे दिया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह पैकेट किसी ईमानदार अफसर को दे देना। कविता ने पैकेट खोला। अंदर एक छोटी सी डायरी थी। उस डायरी में तारीखों के साथ कुछ अजीब से शब्द और नंबर लिखे थे, जैसे 15 मार्च MLL 50 पेटी सीमेंट ट्रक, 22 मार्च हाईवे कंस्ट्रक्शन 10% सिन्हा सर, 2 अप्रैल MLL ट्रांसफर नीली बत्ती। यह कोड किसी को भी समझ नहीं आते, लेकिन कविता की तेज नजरें कुछ पकड़ चुकी थी। MLL, यह नाम बार बार आ रहा है, और यह सिन्हा सर कौन है? शर्मा, पता लगाऊं। हमारे राज्य में सिन्हा सर नेम का कोई सीनियर ऑफिसर है क्या? अगले दिन शर्मा जो जानकारी लाया वह चौंकाने वाली थी। आईजी पुलिस मुख्यालय का नाम इंद्रजीत सिन्हा था। वह राज्य के सबसे ताकतवर अफसरों में से एक था। मैडम, आईजी सिन्हा, आप सोच भी कैसे सकती हैं? वो तो शर्मा की बात बीच में ही रह गई। क्यों? क्या बड़े अफसरों पर शक नहीं किया जा सकता? कविता ने कहा, और यह MLL, मुझे लगता है यह किसी का नाम है। शहर के बड़े बिजनेसमैन और ट्रांसपोर्टरों की लिस्ट निकालो जिनका नाम M और L से शुरू होता है। घंटों की मेहनत के बाद एक नाम सामने आया, मदन लाल। मदन लाल शहर का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन का व्यापारी था। उसकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं और अफसरों तक थी। बाहर से वह एक इज्जतदार बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। डायरी के कोड अब जुड़ने लगे थे। सीमेंट के ट्रकों में 50 पेटी, हाईवे कंस्ट्रक्शन का 10%, सब कुछ मदन लाल के बिजनेस से जुड़ा था। कविता समझ गई।
यह सिर्फ उगाही का मामला नहीं था, यह एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था जो सरकारी ठेकों, ट्रांसपोर्ट और पुलिस की मदद से गैर कानूनी धंधे चला रहा था। और इस सिंडिकेट का सरगना शायद आईजी सिन्हा ही था, जो मदन लाल जैसे लोगों के जरिए अपना काम करता था। राठौर और बलबीर उसी सिंडिकेट के छोटे से हिस्से थे, लेकिन एक आईजी और शहर के सबसे अमीर पड़कर्ता था, आदमी के खिलाफ सबूत कहां से लाएं? डायरी के कोट कोट में साबित नहीं किए जा सकते थे। उन्हें एक ठोस सबूत चाहिए था। कविता ने फैसला किया, शर्मा, मुझे मददलाल के सिंडिकेट के अंदर घुसना होगा। मैडम, यह पागलपन है। वो लोग राठौर से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। अगर आप पकड़ी गई तो वर्दी का फर्ज पूरा करते हुए जान दे दूंगी। कविता ने उसकी बात काटी, लेकिन चुप नहीं बैठूंगी। इस बार भेष बदलना ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे एक ऐसी पहचान चाहिए होगी जिससे मैं मददल के ऑफिस या उसके काम करने की जगह तक पहुंच सकूं। 2 हफ्तों की प्लानिंग के बाद एक नया किरदार तैयार किया गया, प्रिया शर्मा। प्रिया एक छोटे शहर की पढ़ी लिखी विधवा थी, जिसके पति की हाल ही में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसे अकाउंट्स का थोड़ा बहुत काम आता था और उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। कविता ने अपना लुक पूरी तरह बदल लिया। इस बार वह साड़ी वाली देहाती औरत नहीं, बल्कि सलवार कमीज पहनने वाली एक साधारण सहमी हुई लोअर मिडिल क्लास महिला बनी। उसने चश्मा लगा लिया और अपने बात करने के तरीके को भी बदल दिया। उसकी चाल ढाल में एक बेबसी और घबराहट भर दी गई। पता चला कि मदन लाल के शहर के बाहर बने एक बड़े से वेयर हाउस में एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की जगह खाली थी। कविता प्रिया शर्मा बनकर वहां इंटरव्यू देने पहुंच गई। वेयर हाउस का मैनेजर एक चालाक आदमी था। उसने प्रिया कविता से कई सवाल पूछे। कविता ने इतनी सवाल पूछे, सच्चाई और बेबसी से अपनी झूठी कहानी सुनाई कि मैनेजर को उस पर तरस आ गया। मैनेजर ने कहा, ठीक है, कल से काम पर आ जाओ, लेकिन याद रखना, यहां गलती की कोई माफी नहीं है। कविता का पहला कदम सफल रहा। वह शेर की गुफा में दाखिल हो चुकी थी। वेयर हाउस में काम करते हुए कविता ने धीरे धीरे वहां का माहौल समझना शुरू किया। कहने को तो वह सीमेंट और सरिया का गोदाम था, लेकिन रात के अंधेरे में वहां कुछ और ही खेल होता था। जिन ट्रकों में दिन में सीमेंट जाता था, उन्हीं में रात को किसी और सामान की पेटियां लोड होती थी। किताब में भी भारी गड़बड़ी थी। कई ट्रकों की एंट्री तो होती थी, लेकिन उनका माल कहाँ जाता था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। कविता रोज रात को रुककर छिपकर इन गतिविधियों पर नजर रखती। वह अपने दिमाग में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसने अपनी एक्टिंग इतनी शानदार रखी थी कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। सब उसे एक बेचारी डरी हुई औरत ही समझते थे। एक रात उसने अपनी जान पर खेलकर मैनेजर के केबिन से एक पेनड्राइव कॉपी कर ली जब वह चाय पीने बाहर गया था। उसे पता था कि इस पेनड्राइव में गोदाम के असली हिसाब किताब का कच्चा चिट्ठा हो सकता है। पेनड्राइव हाथ लगते ही कविता ने आधी रात को इंस्पेक्टर शर्मा को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। शर्मा ने जब पेनड्राइव का डाटा लैपटॉप पर खोला तो दोनों की आंखें फटी रह गई। उसमें सिर्फ हिसाब किताब नहीं, बल्कि हर गैरकानूनी डिलीवरी, हर अफसर को दी गई रिश्वत और हर महीने आईजी सिन्हा को पहुंचाए जाने वाले हिस्से का पूरा रिकॉर्ड था। यह एक ऐसा सबूत था जो पूरे सिंडिकेट को तबाह कर सकता था। शर्मा, कल सुबह हम मदन लाल और उसके पूरे गैंग को उठाएंगे। पूरी टीम तैयार रखना। यह ऑपरेशन अब और नहीं टाला जा सकता। कविता ने आदेश दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब कविता प्रिया वेयर हाउस पहुंची तो माहौल कुछ बदला हुआ था। मैनेजर उसे घूर घूर कर देख रहा था। शायद किसी ने उन्हें खबर कर दी थी, या मैनेजर को पेन ड्राइव के गायब होने का शक हो गया था। कविता अपना काम कर रही थी।
तभी अचानक वेयर हाउस में 4 काली गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से खुद मदन लाल उतरा। उसके साथ उसके खूंखार गुंडे थे। मदन लाल सीधा कविता के पास आया। प्रिया शर्मा, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। इतना अच्छा कि मेरे सिस्टम में सेंध लगा दी। कविता का दिल धड़क उठा। वह समझ गई कि उसका राज खुल चुका है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं कुछ समझ ही नहीं मालिक। मदन लाल हंसा, समझ जाओगी, सब समझ जाओगी। हमें पता चला है कि शहर में एक नई आईएसपी आई है जो भेष बदलने में माहिर है, और तुम्हारी आंखों में एक पुलिस वाले की ही चमक है। इससे पहले कि कविता कुछ कर पाती, 2 गुंडों ने उसे पकड़ लिया। उसका फोन छीन लिया गया। वह अब अकेली थी और दुश्मनों से घिरी हुई थी। मदन लाल ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए पूछा, बताओ कौन हो तुम, और तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है? कविता चुप रही। उसने अपनी ट्रेनिंग को याद किया। डरना नहीं है, हिम्मत नहीं, हारनी है। नहीं बताओगी? मदन लाल ने अपने आदमी को इशारा किया। इसे पीछे वाले कमरे में ले जाओ। इससे प्यार से पूछो, यह सब उगल देगी। गुंडे उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले गए। कविता जानती थी कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। शर्मा और उसकी टीम बाहर सिग्नल का इंतजार कर रही होगी, लेकिन सिग्नल देने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। जिस कमरे में उसे बंद किया गया था, वहां एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे में पड़े एक लोहे के डिब्बे को उस खिड़की पर दे मारा। खड़ाक की जोरदार आवाज हुई। यह आवाज सिग्नल नहीं थी, लेकिन वेयर हाउस के बाहर इंतजार कर रहे इंस्पेक्टर शर्मा को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो गया। टीम तैयार हो जाओ, लगता है मैडम मुसीबत में है, हमें अंदर जाना होगा। और फिर वही हुआ जिसकी मदद लाल ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस की गाड़ियों ने सायरन बजाते हुए वेयर हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। कमांडो दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए। मदन लाल और उसके गुंडे जब तक कुछ समझ पाते, वह पुलिस की गिरफ्त में थे। शर्मा भागता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहां कविता को बंद किया गया था। 2 गुंडे उसे धमका रहे थे, लेकिन कविता ने भी एक को कुर्सी से मारकर गिरा दिया था। उसके चेहरे पर खरोंचे थी, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, देर कर दी शर्मा, आते आते। मदन लाल की गिरफ्तारी और उस पेन ड्राइव के सबूत ने राज्य की राजनीति और पुलिस विभाग में भूचाल ला दिया। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। आईजी सिन्हा को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। पूरा सिंडिकेट जड़ से उखड़ गया। इस बार कविता सिंह का नाम सिर्फ जिले में नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हो गया था। कुछ महीने बाद पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में पासिंग आउट परेड थी। मोहन रामलाल का बेटा आज एक ट्रेंड कांस्टेबल बनकर देश की सेवा की शपथ ले रहा था। कविता को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। जब मोहन ने परेड करते हुए कविता के सामने से गुजरकर उसे सैल्यूट किया, तो दोनों की आंखों में एक अलग डाशाहद है ही चमक थी। मोहन की आंखों में गर्व था और कविता की आंखों में एक मां जैसा सुकून। उस दिन परेड के बाद कविता ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, यह वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी है रामलाल जैसे हर बेबस इंसान की रक्षा करने की। याद रखना, जब सिस्टम में बैठे लोग जुल्म करते हैं, तो इसी वर्दी को पहनकर कुछ लोग न्याय के लिए लड़ते भी हैं। हमेशा उस लड़ने वाले सिपाही बनना, जुल्म करने वाले नहीं। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी और हर नया जवान उस आवाज को अपने दिल में उतार रहा था। लड़ाई अभी लंबी थी, लेकिन आज एक नई और पाट्टी थी। ईमानदार पीढ़ी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, और यही कविता सिंह की असली जीत थी। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर की नहीं बल्कि एक यकीन की कहानी थी।
यह उस यकीन की कहानी है कि जब अन्याय और भ्रष्टाचार का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत का एक छोटा सा दिया भी उसे खत्म करने की ताकत रखता है। हमने देखा कि कैसे एक अकेली महिला अपनी वर्दी की ताकत से नहीं, बल्कि अपने नेक इरादों से समाज में गहरे बैठे जहर को जड़ से उखाड़ फेंकती है। रामलाल की लाचारी से लेकर मोहन के सम्मान तक यह कहानी हमें उस सफर पर ले गई, जहां इंसाफ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक हकीकत बनता है। आईपीएस कविता सिंह के किरदार ने हमें सिखाया कि वर्दी का असली रंग खाकी नहीं बल्कि ईमानदारी होता है। कभी दूध वाली बनकर तो कभी एक आम नौकरी करने वाली महिला बनकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब इरादे नेक हो तो कोई भी रूप धारण करके बुराई को हराया जा सकता है। यह कहानी उन सभी गुमनाम और ईमानदार अधिकारियों को एक सलाम है, जो हर दिन चुपचाप बिना किसी दिखावे के इस देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी सच्चाई, हिम्मत और ईमानदारी के लिए एक छोटी सी उम्मीद जगाई है, तो हमें आपका साथ चाहिए। इस कहानी को अपना प्यार देने के लिए इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि अच्छाई और साहस की यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए सके। और सबसे जरूरी, ऐसी ही और दमदार और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी छोड़ ना दें। आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आप सब कहां से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे सबके साथ शेयर करना न भूलें। हम आपकी कहानियां पढ़ना चाहेंगे। मेरी यही दुआ है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें।